यह बतलाने का प्रयास किया है, यह बतलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार साहित्य के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होते रहे। हाँ, तो आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में लिखते हैं, और ना हो तो ये कोटेशन आप लिख लें, कोटेशन लिख लें ताकि उसकी व्याख्या करते वक्त आपके लिए चीजों को पिक कर पाना कंपैरेटिवली आसान हो। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, पार्थ तब यह निश्चित है कि जस्ट मिनट, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होते चलता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होते चलता है। डॉट 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 जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करती। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जरा आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहा है, जरा इसको देखने की कोशिश करें, ब्रेक करें। तो पहली बात देखें, क्या कहते, प्रत्येक देश का साहित्य
क्या ही जनता की चित्तवृत्ति का गौर करेंगे। प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और जनता की चित्तवृत्ति का संचित रूप कहां मिलता? जनता की चित्तवृत्ति का संचित रूप कहां मिलता? तो संचित रूप इसका मिलता है समाज में। इसका संचित रूप मिलता है समाज में, और चूंकि इसका संचित रूप समाज में मिलता है, इसलिए आचार्य शुक्ल ने जिस साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहा है, क्या इसे हम कह सकते कि दरअसल साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है? ये कहा नहीं, ये हमने इन्फ्रेंस निकाला है, और ये इन्फ्रेंस यहां से निकाला है। अब देखें, ये पहली बात है। अब जनता की चित्तवृत्ति के बारे में यह क्या कहती? जनता की चित्तवृत्ति क्या है? स्थिर है या परिवर्तनशील है? तब आगे की पंक्ति देखे, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होते चलता है। तो जनता की यह चित्तवृत्ति जो है वह स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है। जनता की चित्तवृत्ति स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है, और चूंकि जनता साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति के का संचित प्रतिबिंब है, और जनता की चित्तवृत्ति स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है, इसलिए साहित्य का स्वरूप भी क्या होगा? स्थिर ना होकर परिवर्तनशील होगा। चूंकि जनता की चित्तवृत्ति स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है, और साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इसलिए साहित्य का स्वरूप भी जनता की चित्तवृत्ति की परिवर्तनशीलता के आलोक में परिवर्तनशील होगा। अब सवाल, अगला प्रश्न यह उठता, अगला प्रश्न यह उठता कि जनता की यह चित्तवृत्ति जो है स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है, किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती, सामाजिक परिस्थितियों, अर्थात जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, जैसे जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलेंगी,
जैसे जैसे धार्मिक परिस्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे जनता की चित्तवृत्ति भी क्या होगी, वैसे वैसे जनता की चित्तवृत्ति भी बदलेगी और जनता की चित्तवृत्ति में आने वाले बदलावों के अनुरूप साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होते चलेगा। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है, और नोटिस करने वाली बात क्या है कि आचार्य शुक्ल ने राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की है, आचार्य शुक्ल ने धार्मिक परिस्थितियों की चर्चा की है, आचार्य शुक्ल ने सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा की है, और उन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों में आने वाले बदलावों के आलोक में साहित्य के स्वरूप में आने वाले बदलावों की व्याख्या की। लेकिन आचार्य शुक्ल आर्थिक परिस्थितियों की कहीं पर चर्चा नहीं करती, क्योंकि आचार्य शुक्ल ये सारी बातें जो कर रहे हैं आचार्य शुक्ल ये सारी जो बातें कर रहे हैं 1929 ईस्वी में कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं कहूंगा आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो अगर उसके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो यह हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 3 चरणों में लिखा गया। आचार्य शुक्ल मूलतः आलोचक हैं और आचार्य शुक्ल के समय तक हिंदी साहित्य का कोई व्यवस्थित इतिहास मौजूद नहीं था। व्यवस्थित इतिहास जो वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया, और आचार्य शुक्ल ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि उनके द्वारा आलोचकीय धर्म का निर्वाह तब तक संभव नहीं है जब तक कि हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास उनके सामने ना हो। संयोग से आचार्य शुक्ल को इस कमी को दूर करने का मौका तब मिलता है जब उन्हें एमए के छात्रों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। उसी क्रम में, एमए के छात्रों को पढ़ाने के क्रम में, उन्होंने अपने छात्रों के लिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास का के जो नोट्स तैयार किए, उस नोट्स ने उनके हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारशिला रखी। फिर आप जानते हैं दूसरे चरण में आप यह पाएंगे कि आचार्य शुक्ल को नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर के संपादन की जिम्मेवारी सौंपी गई और बतौर संपादक उन्हें हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखनी थी। उसी एमए के नोट्स को विस्तार देते हुए उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी। यह हिंदी साहित्य के इतिहास की दिशा का दूसरा चरण है, और तीसरे चरण में हिंदी शब्द सागर की भूमिका को उन्होंने अलगा करके विस्तार देते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। तो इसका मतलब यह कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1920 के दशक में लिखा गया और उस दौर में हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की शुरुआत होती है जिस दौर में भारत में वामपंथ का आविर्भाव नहीं हुआ था, या भारत में वामपंथ आरंभिक दस्तक दे रहा था। वैचारिक धरातल पर उसकी वैसी उपस्थिति नहीं दिखाई पड़ी थी, और इसलिए आचार्य शुक्ल के इतिहास में जिन परिस्थितियों के आलोक में साहित्य के परिवर्तनशील स्वरूप की व्याख्या की गई है,
उन परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में धार्मिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा नहीं है। आगे चल करके देखें, आगे चल करके देखें, रामविलास शर्मा का जब आगमन होता, जिस रामविलास शर्मा के बारे में यह माना जाता है कि शर्मा जी ने आचार्य शुक्ल की जो लोकोन्मुखी आलोचना थी, उस लोकोन्मुखी आलोचना को मार्क्सवादी विचारधारा का सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, और जब वह लोकोन्मुखी आलोचना मार्क्सवादी विचारधारा का सैद्धांतिक धरातल ग्रहण करती है, तो वही लोकोन्मुखी आलोचना प्रगतिवादी आलोचना में रूपांतरित होती हुई आती। और इसलिए अगर यहां पर देखें तो यद्यपि रामविलास शर्मा मूलतः आलोचक हैं, वे इतिहासकार नहीं हैं, और ना ही आचार्य शुक्ल की तरह उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से कोई स्वतंत्र ग्रंथ ही लिखा है, स्वतंत्र ग्रंथ भी उन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन उनके द्वारा जो छिटपुट स्तर पर निबंध लिखे गए, उन निबंधों ने हिंदी साहित्य के इतिहास दृष्टि को समृद्ध किया, और उन निबंधों ने जो है वह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को भी परोक्षतः समृद्ध करने का काम किया। रामविलास शर्मा आगे चलकर आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, और आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में, मतलब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में साहित्य के परिवर्तनशील स्वरूप की व्याख्या करते हुए आते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो मोटा मोटी यहां पर जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वह यह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, इस धारा के कहीं ज्यादा करीब दिखाई पड़ते। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, यह संकेत हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका में ही मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका से जैसे आप इतर हटेंगे, आप क्या पाएंगे? आप यह पाएंगे कि आचार्य शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे होते तो न केवल समाज ने साहित्य के स्वरूप में बदलावों को किस प्रकार संभव बनाया इस बात की पड़ताल करते, वरन वे इस बात की भी पड़ताल करते हुए आते हैं कि साहित्य ने समाज के स्वरूप को परिवर्तित करने में, साहित्य ने सामाजिक बदलावों की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में क्या भूमिका निभाई है, किस प्रकार से भूमिका निभाई है। और इसलिए सिद्धांत के धरातल पर भले ही आचार्य शुक्ल साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, धारा के करीब हों, व्यवहार के धरातल पर आचार्य शुक्ल साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करते हुए आते हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आगे बढ़ूं तो अगला डायमेंशन है, अब तक हमने साहित्य की व्युत्पत्ति की चर्चा आपके साथ की, फिर हमने साहित्य की परिभाषा, विभिन्न परिभाषाएं जो दी गई हैं उन विभिन्न परिभाषाओं की आपके साथ चर्चा की, फिर हमने उन परिभाषाओं के आलोक में साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की पड़ताल की। अब अपनी चर्चा को चौथे डायरेक्शन में ले जाएंगे और वह है साहित्य का उद्देश्य। भारत भारती में गुप्त जी ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने,
2 पंक्तियां हैं, लिख लें। केवल मनोरंजन ही नहीं, केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए। केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए। इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। देखें, आचार्य शुक्ल, आचार्य मैथिली शरण गुप्त जी के इन पंक्तियों के कंटेक्स्ट में मैं साहित्य के उद्देश्य की व्याख्या करना चाहूंगा, लेकिन उस व्याख्या के पहले थोड़ा सा पीछे मैं जाना चाहूंगा और इस प्रश्न को उठाना चाहूंगा कि आखिर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को ये पंक्तियां क्यों लिखनी पड़ी? क्यों मैथिली शरण गुप्त को साहित्य के उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता पड़ी? तो दरअसल देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो कालखंड है उसको आदिकाल कहा जाता है। 15वीं 16वीं शताब्दी का जो कालखंड है उसे भक्ति काल कहा जाता। 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक का जो कालखंड है उस कालखंड को रीतिकाल कहा जाता। और रीतिकाल के दौरान अधिकांश रचनाकारों ने मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य बतलाया और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य बतलाते हुए या तो उन्होंने साहित्य के जो काव्य शास्त्रीय पक्ष हैं, साहित्य के जो शिल्प पक्ष हैं, उनके विवेचन और विश्लेषण को प्राथमिकता दी और इस क्रम में काव्य शास्त्रीय सौंदर्य के प्रति आग्रहशीलता प्रदर्शित की, या फिर उन्होंने श्रृंगारिकता की परिपाटी को अपनाते हुए मनोरंजकता के प्रति अतिशय आग्रह को प्रदर्शित किया। और दोनों ही स्थितियों में साहित्य समाज से, व्यापक जन समाज से कटता चला गया। यह वह पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से साहित्य के उद्देश्य के प्रश्न पर विचार की प्रक्रिया तेज होती है। इस प्रश्न पर विचार शुरू होता कि साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन हो या साहित्य समाज के लिए लिखे जाए। गुप्त जी अपनी इन पंक्तियों के जरिए इस विमर्श में हस्तक्षेप करते और इस विमर्श में हस्तक्षेप करते हुए बतलाते। अब पहली पंक्ति पर गौर करें। केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब यह कि मनोरंजन साहित्य का एक उद्देश्य हो, इसको लेकर गुप्त जी की आपत्ति नहीं है। गुप्त जी मनोरंजन को साहित्य का एक उद्देश्य मानने के लिए तैयार है। यहां तक कि गुप्त जी मनोरंजन को साहित्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानने के लिए भी तैयार है।
लेकिन गुप्त जी ना तो मनोरंजन को साहित्य का एकमात्र उद्देश्य मानने के लिए तैयार हैं और ना ही वे मनोरंजन को साहित्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य मानने के लिए तैयार हैं। गुप्त जी कहते केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए। मनोरंजन हो सकता, लेकिन केवल मनोरंजन कवि कर्म का उद्देश्य नहीं हो सकता। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मनोरंजन के अलावा साहित्य को समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए। साहित्य को सामाजिक बदलाव में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और सामाजिक बदलावों में अपनी भूमिका के निर्वाह के लिए साहित्य से यह अपेक्षित है कि वह उपदेशात्मकता का भी समावेश करता चले। तो गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से साहित्य की समाज सापेक्षता पर बल देते हुए आते। कंक्लूजन के रूप में यह कि मनोरंजन साहित्य का एक उद्देश्य तो हो सकता, मनोरंजन साहित्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तो हो सकता, लेकिन मनोरंजन ना तो एकमात्र उद्देश्य हो सकता है, ना ही सर्वप्रमुख उद्देश्य हो सकता है। कहीं न कहीं यह साहित्य की समाज सापेक्षता है जो साहित्य को सामाजिक बदलावों के वाहक के रूप में प्रस्तुत करती है और जो साहित्य की सार्थकता को सिद्ध करती हुई आती है। आज अपनी चर्चा को अब यहीं पर मैं रोकूंगा। कल के बाद परसों फिर आगे की चीजों को कैरी ऑन करेंगे।